नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान आसमानी। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की ओर। तो यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार प्रदेश के हर एक तबके की बेहतरी को लेकर लगातार काम कर रही है। वहीं राजधानी लखनऊ के उद्यान भवन परिसर में उत्तर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के द्वारा प्रदेश में किसानों की बेहतरी को लेकर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन योजना के तहत पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। वहीं उद्यान मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि किसानों की मददगार डबल इंजन सरकार द्वारा लगातार और निरंतर किसानों के हित में काम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही पोर्टल की जानकारी देते हुए प्राइम टीवी से खास बातचीत में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह आज एक कहीं ना कहीं विभाग का एक पोर्टल का शुभारंभ कर रहे हैं। सर, ये पोर्टल कितना किसानों को लाभ देगा? निसंदेह जब कोई तकनीक के माध्यम से काम होता है तो किसानों को बेहतर सुविधा या किसी को सरलता होती है। जैसे हम आजकल ई पेमेंट के माध्यम से कहीं से भी कुछ ले सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं, एक तकनीक है। वैसे ही उद्यान विभाग में इस तकनीक का अभाव था और जेजेआरसी कंपनी द्वारा ये तकनीक उपलब्ध कराई गई। मैं उम्मीद करता हूं कि तकनीक के माध्यम से हमारे किसानों को सुविधा होगी, पारदर्शी तरीके से, बेहतर तरीके से किसानों को हमारी योजना का लाभ मिल सकेगा और कम पैसे में मिल सकेगा। ये भी है कि जब हम पहले एक किसान को जितने पैसे में लाभान्वित करते थे, अब लगभग हम 1.5 किसान को उतने पैसे में ही लाभान्वित करेंगे। ऐसा इसके माध्यम से होने जा रहा है। देखा जाए तो इससे कहीं ना कहीं पेपर की बचत होगी, डिजिटल तरीके से किसान आवेदन कर सकेंगे। इससे किसान कैसे, इससे कितना लाभ मिलेगा? हमारा देश डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है। लगातार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माध्यम से डिजिटल जो है माध्यम से हर तरह के लाभ हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ अब किसान भी आगे बढ़ करके डिजिटल माध्यम से उसका लाभ उठा रहे हैं। बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस पोर्टल से कहीं ना कहीं प्रदेश के किसानों को सिंचाई व्यवस्था में कहीं ना कहीं बेहतरी मिलेगी और निश्चित तौर से प्रदेश के किसानों को इसका बेहतर लाभ मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। वहीं विगत 2.5 महीने से मणिपुर में हो रही हिंसा और 4 मई को कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करते हुए घुमाया गया, जिसको लेकर देश की सियासत अब तेज हो गई है। तमाम विपक्षी दलों ने मोर्चा खोलते हुए केंद्र सरकार से मणिपुर में शांति व्यवस्था कायम करने और दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौराहे पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि ML ने सैकड़ों की तादाद में परिवर्तन चौक पर इकट्ठा होकर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर CM N वीरेंद्र सिंह की इस्तीफे की भी मांग की है। मणिपुर में हिंसा को लेकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माले का एक प्रदर्शन आज राजधानी लखनऊ के परिवर्तन चौराहे पर देखने को मिल रहा है। 4 मई की घटना के प्रकाश में आने के बाद देश में सियासत तेज हो गई है। आज CPI माले के तमाम पदाधिकारी एकत्रित हुए हैं। साफ तौर से इनके हाथों में एक प्ले कार्ड है। प्ले कार्ड के माध्यम से ये बता रहे हैं कि महिलाओं के साथ जो मणिपुर में हिंसा हुई है उसके साथ हम खड़े हैं और हम देशव्यापी प्रतिवाद दिवस के तौर पर आज कहीं ना कहीं सड़कों पे उतरे हैं। इनके हाथों में साफ तौर से देखते हैं कि ये तमाम CPI माले के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्तियां हैं। हम इनसे बात करेंगे। आज आप लोग प्रदर्शनरत हैं, मणिपुर की हिंसा को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मणिपुर की घटना ने ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के अंदर विभाजन, हिंसा और नफरत की राजनीति कर रही। मणिपुर में पिछले 3 महीने के लगभग लगातार कुकी समुदाय के ऊपर जो है मैतेकियों का हमला हो रहा है। पूरे देश के अंदर विपक्ष से लेकर के जनता के तमाम तबके ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है मणिपुर में जो जारी है हिंसा उस पर रोक लगाएं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी बयान तक नहीं दिया। लगातार घटनाएं जारी है। पिछले 4 मई को यह घटना घटी है जिसका वीडियो जारी हुआ है, क्योंकि उस समय वहाँ पर इंटरनेट बंद था और जब इंटरनेट के माध्यम से ये घटना सामने आई तो पूरे के पूरे देश के अंदर एक हलचल पैदा हो गई। हम ये कह रहे हैं कि इस पूरे घटना की उच्च स्तरीय जांच कराइए। मतैक समुदाय के लोगों के द्वारा जो हमले लगातार वहाँ किए जा रहे हैं, चर्चों को जला दिया गया, सैकड़ों की संख्या में लोगों की हत्याएं कर दी गईं, इस पर वहाँ पर रोक लगाए और जिन लोगों ने भी यौन हिंसा की घटना में जो शामिल हैं उनको चिन्हित करिए, उनको गिरफ्तार करिए, उनको जेल भेजिए और
मणिपुर में जो हिंसा की जो घटनाएं जारी हैं उन पर अविलंब रोक लगाइए। जी बिल्कुल, तो आप साफ तौर से सुन रहे थे, इनका कहना था कि मणिपुर हिंसा पर कहीं ना कहीं सरकार को ध्यान देना चाहिए। यहाँ तमाम युवतियाँ भी हैं, हम इनसे बात करेंगे। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंजलि है। अगर बात की जाए तो 4 मई को जो घटना हुई, कहीं ना कहीं इंटरनेट पर वायरल होने के बाद अब देश में एक सियासत का मुद्दा बना है। अगर बात की जाए तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग अब मणिपुर मामले को समझ रहे हैं, जान रहे हैं और कहीं ना कहीं अब इस मामले के खात्मे को लेकर अपने सोशल मीडिया पर बयान भी लिख रहे हैं। आपका क्या कहना है? देखिए, बयान सब लिख रहे हैं, ये मुद्दा इतना वायरल हुआ है तब जाकर के पुलिस ने अरेस्ट किया है। पुलिस का तो काम होता है ना, पुलिस थोड़ी पॉपुलर कल्चर पे आता है। पुलिस को तो अपना काम करना ही चाहिए, चाहे वो घटना ऑनलाइन वायरल हुई या नहीं हो। और मोदी जी का भी तभी बयान आया जब इतना ज़्यादा उस पर लोगों का आक्रोश देखने को मिला है कि इस तरह से घटना कैसे हो रहा है हमारे देश में। और अलग अलग तरह से महिलाओं के ऊपर, ऐसा कोई एक घटना नहीं है, हर तरह का घटना महिलाओं के साथ होता रहता है। हर बात की जाती है केंद्र सरकार की तरफ से कि महिला सुरक्षा के नाम पे हम बेहतर काम करते हैं, वहीं उत्तर प्रदेश में नारी शक्ति को कहीं ना कहीं तमाम दावे करती है सुरक्षा को लेकर। और अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार देश की सभी महिलाओं के साथ खड़ी होने वाली सरकार बताती है। आप क्या कहेंगे? देखिए, वो बताती तो है कि हम महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए, उनके संरक्षण के लिए, हर चीज़ के लिए काम करते हैं, लेकिन वही बीजेपी की सरकार है जो हाथरस में पीड़ित जो थी, उनके जो रेपिस्ट थे उनके साथ रैली निकाली। वही बीजेपी के मंत्री लोग हैं जिन्होंने बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट रिहा हुए उनको मालाएं पहनाई हैं। उन्हीं के ही आरएसएस, बीजेपी का जो उन्हीं का आरएसएस जो है, उनका आइडियोलॉजी कहता है कि अगर आपकी दुश्मन है तो उनकी महिलाओं पे आप सबसे पहले हमला करिए। तो उनका जब पूरा आइडियोलॉजी ही महिलाओं के हमला करने पे है, वो तो एक दिखाने के लिए, एक दिखावा करने के लिए कि हाँ हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, हम महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, वो केवल और केवल दिखावा है। बीजेपी का जो पूरा राजनीति है वो महिलाओं के ऑपरेशन पे ही बना हुआ है। जी बिल्कुल, तो यहाँ तमाम आरोप केंद्र सरकार और देश के नेताओं पे यहाँ सीपीआई माले की कार्यकर्ता लगाते हुए नजर आ रही हैं। अगर बात की जाए तो आज राजधानी लखनऊ में सैकड़ों की तादाद में सीपीआई माले के कार्यकर्ता और पदाधिकारी कहीं ना कहीं मणिपुर हिंसा को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां ट्रैफिक जैम से एक तरफ आम जनमानस जूझ रहा है तो वहीं दूसरी ओर इससे निजात दिलाने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। इसी अभियान को लेकर 29 जून को डीएम कार्यालय पर एक बैठक हुई थी और इस बैठक में डीएम सूर्यपाल गंगवार समेत पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे थे। उसके बावजूद भी कागजों में ई रिक्शा को 11 जगहों पर तो पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया था, लेकिन जमीनी हकीकत में ये अभियान पूरी तरीके से जीरो नजर आया है। देखिए प्राइम टीवी के संवाददाता की प्रतिबंधित एरिया पर फर्राटा भर रहे ई रिक्शा पर यह खास रिपोर्ट। ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार ने लखनऊ के ट्रैफिक डीसीपी के साथ 29 जून को बैठक की और बैठक करने के बाद कुछ एरियाओं पर, यानी कि 11 एरियाओं पर ई रिक्शा को प्रतिबंधित किया गया। उसमें जो मेट्रो रूट था उस रूट पर पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया। इसके साथ ही सख्त निर्देश दिए गए कि ई रिक्शा अगर इन रूटों पर चलता मिलेगा तो उनको सीज कर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये कार्रवाई तो नहीं हो रही, लेकिन हम तस्वीर दिखाएंगे इस वक्त पॉलिटेक्निक चौराहे की, क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक की जो व्यवस्था है उस दौरान जो ई रिक्शा हैं वो लगातार चौराहे पर ही पूरी तरह से स्टैंड बनाए हुए हैं, क्योंकि डीएम के द्वारा सख्त निर्देश दिए जा रहे। ट्रैफिक डीसीपी भी इस पर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पर लोग हैं वो इस पर पूरी तरीके से आंखें बंद किए हुए हैं। क्योंकि हम अपने कैमरामैन से एक तस्वीर कहेंगे, वो तस्वीर चौराहे की दिखाएंगे, जहां पर आप साफ तौर पर देख पाएंगे, क्योंकि इस चौराहे पर ई रिक्शा पूरी तरीके से लगे हुए हैं और पूरी तरह से संचालन हो रहा है। और जो लोग हैं, जिम्मेदार हैं, वो लगातार अपनी निगाह बंद किए हुए हैं। क्योंकि अब जो बात की जाए कि कहा जाता है कि कागज़ों पर पूरी तरह से दिखाया जाता है कि अभियान चल रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत है वो कुछ और ही बयां करती हुई नज़र आती है। तो इससे साफ कहा जा सकता है कि जो जिम्मेदार हैं वो इस पर पूरी तरह से लापरवाह नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो ई रिक्शा हैं, जो प्रतिबंधित एरिया है, उन प्रतिबंधित एरियाओं में
पूरी तरह से सक्रिय नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ये अभियान चलाया जाता है, कहा जाता है कि उन चौराहों पर ई रिक्शा नहीं है, लेकिन तस्वीरें हकीकत आखिर बयां कर ही देती है, क्योंकि ई रिक्शा संचालन तो दूर की बात, पूरा स्टैंड वहां पर चल रहा होता है और लोग जो हैं, जो ट्रैफिक संभाल रहे होते हैं, वो भी लगातार उसको नज़रअंदाज किए रहते हैं। तो अब सवाल खड़ा होता है कि जिस तरीके से अभियान चलाने के जो निर्देश दिए गए, आखिर वो निर्देश कहाँ गए। इसके कारण काफ़ी लोगों को, आम जनमानस को ट्रैफिक की जाम से भी जूझना पड़ता है, इसके साथ ही हादसों का शिकार भी होना पड़ रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर जिस तरह से ये निर्देश दिए गए, इन निर्देशों का पालन क्यों नहीं हो रहा और आखिर लापरवाही जो दिखाई दे रही है, तो वह लापरवाही आखिर कहां से हो रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मोहम्मद कलीम, प्राइम टीवी, लखनऊ। नवाबों के शहर यानी कि लखनऊ में बड़े इमामबाड़े से छोटे इमामबाड़े तक निकाले जाने वाले शाही मोम की जरी का जुलूस निकाला गया है, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए और मुहर्रम में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद भी नजर आया। मुहर्रम का जुलूस बड़े इमामबाड़े छोटे इमामबाड़े तक जो है जा रहा है और जैसा कि आप देख रहे हैं, घंटाघर के पास हम लोग खड़े हैं। जुलूस जो चल रहा है बड़ी शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। इस संबंध में हम लोगों ने पहले से ही सारी चीज़ें जो है तय कर लिया था। सारे धर्मगुरुओं से, मौलाना लोगों से बातचीत हुई थी, सारी पिछली मीटिंग हुई थी और सारी हमारी फोर्स भी उसी हिसाब से लगाई गई है। सभी चीज़ें पहले सब मुकम्मल हैं। एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारी आगे और पीछे लगे हुए हैं और 3 लेयर में पूरे बॉक्स में जो है जुलूस को फोर्स लगी हुई है। ये 1839 से जो है तो मोहम्मद अली शाह साहब ने इसकी बुनियाद डाली थी, तो जब से इसका सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन ये कि बहरहाल अब शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी निभाती है और बाखूबी अच्छी तरह निभाती। देखिए कितनी पुलिस है, रैपिड एक्शन फोर्स है, सारे कैमरे लगा रखे हैं, तो बहुत अच्छी व्यवस्था से हमारा चल रहा है। और ये जुलूस का जो सिलसिला है, ये मोहब्बत का, लव एंड हैप्पीनेस और कॉन्शियसनेस का, स्पिरिचुअल लव का पैगाम है ये। वर्ल्ड कप 2023 अब काफी नजदीक है। 12 साल बाद भारत में वर्ल्ड कप का आयोजन होने वाला है। ऐसे में आईसीसी और बीसीसीआई की तरफ से सभी तैयारियों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज प्रदेश की राजधानी लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा आईसीसी वर्ल्ड कप ट्रॉफी का अनावरण किया गया। कान्हा स्टेडियम में विश्व कप के कुल 5 मुकाबले होने हैं, जिसमें से एक मुकाबला भारत बनाम इंग्लैंड का है। 22 और 23 जुलाई को क्रिकेट प्रेमियों के लिए लुलु मॉल में वर्ल्ड कप ट्रॉफी की एक प्रदर्शनी भी रखी जाएगी। जिस तरीके से सर देखा गया है कि कान्हा की जो पिच है वो स्पिनर्स को काफी मदद करती है। सेकंड एक बाई चांस की बात नहीं, इससे पहले भारत बॉलर्स ने यहाँ बहुत अच्छा किया और अब भी करेंगे, बिल्कुल बैलेंस पिच रहेगी, मजा आएगा सर। जिस तरीके से देखा गया कि मोहाली जैसे क्रिकेट स्टेडियम को एक भी वर्ल्ड कप का मैच नहीं मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश में लखनऊ को 5 मैचों का आयोजन का मौका मिला, किस तरीके से देखते हैं आप? ये हम आभारी हैं जय शाह जी के और आई शुक्ला जी के, बीसीसीआई के, आईसीसी के, और हम आभारी हैं अपने मुख्यमंत्री जी के, जिनके आशीर्वाद से हम हमेशा सफल आयोजन करते रहे। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारी कल्चर है उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी मेज़बानी करना, तो उसकी फलस्वरूप हमें ये रिजल्ट मिला है, हम इसको सपोर्ट करते हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आगाज अक्टूबर से शुरू होगा और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारे आईसीसी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है जो तीसरी बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आई थी। अगर बात करें तो इसके पहले 2010 में जब इंडिया में वर्ल्ड कप होना था उस समय ये ट्रॉफी लाई गई थी। अगर बात करें तो अक्टूबर में 29 तारीख को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का मैच खेला जाएगा और ये आईसीसी ट्रॉफी लुलु मॉल में 22 और 23 जुलाई को लखनऊ वासियों को देखने के लिए रखी जाएगी। जिस तरीके से देखा जाए क्रिकेट का खुमार जो है इस देश पे खूब बढ़ चढ़ कर बोलता रहा है क्रिकेट का महायुद्ध में। जिस तरीके से कान्हा स्टेडियम को 5 मैचों की मेजबानी मिले, इससे कहीं न कहीं लखनऊ वासियों में खुशी का माहौल देखने को मिलेगा। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए विवेक शाही।
अब खबर झांसी से है, जहां झांसी जनपद के तहसील मोड़ के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति नहीं मिलने से गुस्साए किसानों और ग्रामीणों ने मोट भांडेर मार्ग पर चक्का जाम कर दिया और विद्युत विभाग मुर्दाबाद के इस दौरान नारे भी लगाए गए। साथ ही अपने ट्रैक्टरों को रोड पर ही लगाकर मोट भांडेर मार्ग को भी जाम कर दिया है, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने जाम खुलवाने की कोशिश की और किसानों की समस्याओं को सुना। वहीं उप जिलाधिकारी ने किसानों को आश्वासन दिया, जिसके बाद किसानों ने जाम खोल दिया। किसानों ने चक्का जाम कर दिया था, क्या पूरा प्रकरण था, क्यों ये चक्का जाम किया गया? यहाँ चिरगुआ फीडर पड़ता है, उस पर ओवरलोड है। किसानों की मांग है कि वहाँ पर विद्युत आपूर्ति बाधित रहती है, लगातार ट्रिप करती है। तो अभी यहाँ पर इनका विरोध प्रदर्शन था, हम लोग आए थे। अभी एसडीओ से वार्ता हुई, उन्होंने बताया है कि चूँकि इस फीडर पर थोड़ा सा ओवरलोड है, उसकी वजह से ट्रिपिंग की समस्या है। दोनों पक्षों से वार्ता करके 12 घंटे लगातार विद्युत देने की बात हुई है और उसमें तीनों खेत पर्याप्त लाइट किसानों को दी जाएगी ताकि जो समस्या है उसका समाधान किया जा सके। मामला ये है कि लगातार बिजली की कटौती से हम सारे किसान परेशान हैं और जो पर्याप्त बिजली भारत सरकार ने कहा है कि 18 से 20 घंटे आनी चाहिए, वो हम किसानों को 4 से 5 घंटे भी पर्याप्त नहीं मिल रही है। और हम लोग किसान लोगों ने जो ट्रांसफार्मर रखवाए हैं 5-5 लाख रुपए दिए हैं भाई, और हमारी फसल पूरी सूख रही है। अब हम लोग ये समझ लो धरने पे इसीलिए बैठे हैं कि भाई कोई भी किसान बिजली से संतुष्ट नहीं है। लगातार बिजली की कटौती से हम सारे किसान परेशान हैं। क्या लग रहा है अधिकारियों की लापरवाही है क्या? लापरवाही, बिजली विभाग की घोर लापरवाही की वजह से ये सब हो रहा है। बकाया प्रशासन को हमने सुपुर्द कर दिया है। अभी फ़ोन किया था एसडीएम साहब को, वो कुछ ही देर में आने वाले हैं और उनके सामने हम अपना जो आवेदन है वो रखेंगे और उनसे भी ये रिक्वेस्ट करेंगे लगातार हम किसानों को बिजली पर्याप्त समय में, जो भारत सरकार ने कहा है कि 18 से 20 घंटे बिजली हर किसान को मिलनी चाहिए, वही हम सरकार से मांग कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का, जहां सांसद मेनका गांधी ने मार्गों को चौड़ीकरण और सुंदरीकरण के कार्यों का लोकार्पण किया है। बता दें कि सांसद मेनका गांधी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई और कार्यक्रम में शामिल सांसद मेनका गांधी ने शहर को सुंदर बनाने के लिए विधायक विनोद सिंह का आभार भी जताया है। इसलिए आज से ही अपने नाम डीएम को देते जाइए और प्रवीण जी को देते जाइए। आज से लिस्ट बन रही है और अखबार वाले जो यहाँ हैं अखबारों में निकाल दें कि कहाँ जाए प्रवीण जी नाम लिखवाने के लिए। वेंडर नगर पालिका में जाइए और अपने नाम लिखवा दें ईओ के पास कि कहाँ आपके नाम, कौन सा ठेला है, आपको अलॉटमेंट की जाएगी। वो मैं, विनोद जी और शैलेंद्र जी अपने पैसों से उसके लिए छत्ता भी बना रहे हैं इस तरीके का, ताकि आपको बरसात में कोई तकलीफ ना हो। तो सबसे पहले ये है। दूसरा, पेड़ के अलावा पार्क्स बनने हैं, 27 पार्क घने घने बनने हैं, कोई झूले वूले के साथ नहीं, पेड़ों के साथ भरे हुए। ये 2 चीज़ें हैं। तीसरा, जो प्रवीण जी ने कहा है, एक जगह मिली है शहर के साथ सटी हुई नदी के किनारे, जहां सारे गाय शहर के जाएंगे। तो वहीं यूपी के कौशाम्बी जिले में एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा एक और मामला सामने आया, जहां पूर्व सैनिक शरद कुमार पांडे ने अपनी बेवफा पत्नी अनुपमा पाठक और दारोगा अजीत सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। और एएसपी समर बहादुर को दिए गए शिकायती पत्र में पूर्व सैनिक शरद कुमार पांडे ने आरोप लगाए हैं कि दारोगा ने उसकी शिक्षक पत्नी को प्रेम जाल में फंसाकर अपने कब्जे में कर लिया है और उसने पत्नी के नाम जो जमीन खरीदी थी उसे बिचवाकर रुपए भी हड़प लिए हैं। फिलहाल एएसपी ने पूरे मामले की जांच सीओ सदर अभिषेक सिंह को सौंपी है। सेना के भूतपूर्व सैनिक हैं जिनका आरोप है कि उनकी पत्नी को एक उप निरीक्षक हैं जो हमारे यहाँ पोस्ट हैं, उनके द्वारा बहलाया फुसलाया गया है। परंतु उनसे आज बात हुई है मेरी, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने उस महिला को तलाक दे दिया है। कुछ उनका ज़मीन का भी विवाद है और उसकी पूरी तरह से जांच शिव मंजनपुर द्वारा की जा रही है। जो सत्यता होगी, जो साक्ष्य पाया जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। एडिशनल एसपी साहब कौशाम्बी साहब के पास अजीत सिंह जो चौकी प्रभारी टेवा है कौशाम्बी के, उनके विरुद्ध आज मैंने शिकायत की है। इनके मेरे पत्नी से अवैध संबंध रहे हैं जिससे एक बच्ची पैदा हुई है और मैंने अपनी सर्विस पीरियड में, मैं सेना में था, मैंने जो है सर्विस पीरियड में जमीनें खरीदी थी पत्नी के नाम पे, उस पर इनकी नज़र थी, इसको इन्होंने बिकवा लिया। शुरू से मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। एक बार 2017 में जानलेवा हमला भी मेरे ऊपर हो चुका है।
हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा फरीदाबाद में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र मंझावली खादर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की है। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष उदय भान, पूर्व मंत्री करण दलाल, पूर्व विधायक ललित नागर भी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने मौसम विभाग की चेतावनी के बावजूद सरकार द्वारा उचित कदम न उठाए जाने पर हुए नुकसान का जिम्मेदार सरकार को ठहराया और फसलों के नुकसान को लेकर 40,000 प्रति एकड़ मुआवजा देने की मांग की और बाढ़ की वजह से जान गंवाने वाले लोगों को 4 लाख की बजाय 20 लाख रुपए देने की भी मांग रखी है। जो जैसा बताया बड़ा भारी नुकसान हुआ है, फसल का भी नुकसान है, मकानों का भी नुकसान हुआ है, पशुओं का भी नुकसान है और जो छोटी मोटी दुकानदार ये व्यापार करते हैं उनका भी नुकसान और जो कदम उठाने चाहिए थे वैसे तो ये आपदा है किसी वजह के लिए, लेकिन यहाँ पर जो पानी आया है जो हथनीकुंड बराज से आपके 3,80,000 क्यूसेक के करीब पानी छोड़ा गया। इतना नुकसान नहीं होता, यहाँ इतनी बारिश नहीं है, पीछे से पानी आया। 2006 में 8 लाख क्यूसेक छोड़ा गया था, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ क्योंकि समय पर ठोकरें बना दी गई थी यमुना में। और इस 10 साल में जो 8-9 साल में जो इलीगल माइनिंग हो रही है, एनजीटी भी बार बार कह रहे हैं कि यमुना का रास्ता ही बदल गया, उससे बड़ी भारी नुकसान है। समय पे फ्लड कंट्रोल मीटिंग के बाद अगर समय पर कदम उठाते तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। खबर हमीरपुर से है, जहां पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए खोए हुए मोबाइल फोन्स को बरामद किया है। जिले के सर्विलांस टीम ने देश के कई राज्यों से लगभग 1,12,00,000 रुपए की कीमत के 501 लोगों के मोबाइल बरामद कर उन्हें वापस लौटा दिए हैं। बता दें कि हमीरपुर जिले में एसपी दीक्षा शर्मा के निर्देशन में 1 महीने के अंदर ही 500 से ज्यादा खोए हुए मोबाइल लोगों ने बरामद किए हैं। इस दौरान जो पुलिस है उसने मोबाइल बरामद करते हुए लोगों को सौंप दिया है। वही मोबाइल बरामद करने वाली टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया है। जनपद हमीरपुर की सर्विलांस टीम के द्वारा कुल 501 मोबाइल बरामद किए गए हैं। ये कार्रवाई पिछले कुछ महीने से चल रही थी, जिसमें हम लोग जितने भी थानों पर प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे मोबाइल की गुमशुदगी या फिर रह गए उसके संबंधित, तो उन सबको सर्विलांस पर लगाया गया था। IMI रन कराए थे, फ़ोन नंबर्स भी रन कराए थे। अभी एक ही बार में 1 महीने की कार्रवाई में हमको 501 फ़ोन बरामद हुए। हरदोई के शाहाबाद के आंजी में बिजली कटौती से परेशान महिलाओं ने पावर हाउस का घेराव किया है। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने रोड जाम करते हुए प्रदर्शन किया। बता दें कि सिकंदरपुर कल्लू गांव में बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान हैं। उनका कहना है कि विद्युत कर्मी अपनी मनमानी से बिजली की कटौती करते हैं, जिससे इस भीषण गर्मी में जीना तक मुहाल हो गया है। इसी को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने समझा बुझाकर प्रदर्शन को खत्म कराया है। अब खबर औरैया से है, जहां जिले में एक राशन कोटेदार को छेड़खानी और लड़की को गायब करने के आरोप में परिजनों ने गांव में तालिबानी सजा दी है और इस पूरी वारदात का वीडियो भी गांव वालों ने बनाया। लेकिन गांव में हुई इस पूरी घटना को लेकर पुलिस को भनक तक नहीं लगी। इधर जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस इस घटना की जांच के लिए गांव पहुंची, जहां गांव में हुई इस घटना को लेकर गांव के लोग चुप्पी साधे हुए नजर आए हैं। ये एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से भी और मीडिया में भी अभी प्रसारित किया जा रहा है। एक राम सिंह सन ऑफ लाल सहाय है। ये दासपुर गांव पड़ता है, थाना अयाना क्षेत्र में। इसकी जांच कराई गई। जो भी प्रथम दृष्टया पता चला है, ये 15 जुलाई की घटना है। इनके घर के बगल में ही इनके एक रिश्तेदार रहते हैं, मोहर सिंह, जो वर्तमान में कानपुर में रहते हैं। उसकी जानकारी की जा रही है कहाँ रहते हैं। ये लोग 15 तारीख को यहाँ आए थे और उन्होंने इनके साथ इस तरीके की मारपीट की है। इसके पीछे तथ्य जो अब तक प्रकाश में आए हैं वो बताया गया है कि मोहर सिंह जो इनके रिश्तेदार हैं, इनकी बेटी है एक रुचि, जो इटावा में जिसकी शादी हुई है कुछ महीनों पहले, वो इटावा से कहीं चली गई है। और मोहर सिंह, पिंकी उनकी धर्मपत्नी, धर्मेंद्र और रिंकू ये इनके रिश्तेदार हैं। ये लोग आरोप लगाकर 15 तारीख को यहाँ आए कि राम सिंह ने इसके साथ
कुछ गलत काम किया और इसको भगा दिया, इसको कहीं छुपा दिया है। तो वहीं प्रयागराज में लगने वाले कुंभ मेले को लेकर रेलवे की तरफ से तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके लिए रेलवे प्रयागराज जंक्शन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किए जाने की तैयारी है। इसी के साथ रेलवे स्टेशन पर स्लीपिंग पॉड सिस्ट की सुविधा भी शुरू की जाएगी, जिससे कि रेलवे स्टेशन पर आने वाले मुसाफिरों को परेशानी न हो और उन्हें बेहतर सुविधा दी जा सके। रेलवे निरंतर अपने यात्रियों को, अपने सम्मानित ग्राहकों को नित नई सुविधाएं, अलग तरह की सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत है। यात्री सुविधाओं में वृद्धि का जो हमारे माननीय मंत्री जी का एक लक्ष्य है, उसी की एक कड़ी में उत्तर मध्य रेलवे का प्रयागराज मंडल स्लीपिंग पॉड की व्यवस्था करने जा रहा है ई ऑक्शन के माध्यम से। ये प्रथम फेज़ 1 में प्रयागराज और कानपुर जैसे 2 बड़े स्टेशनों पर उपलब्ध किया जाएगा। इसी प्राइवेट प्लेयर को आउटसोर्स किया जाएगा। उसमें 5x7, 5x6 ऐसे साइज़ के छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स रहेंगे, जिनमें आराम से संबंधित सारी सुविधाएं रहेंगी। ये बेसिकली उन यात्रियों को सुविधा प्रदान करेगा जो स्टेशन पर शॉर्ट टाइम के लिए स्टे करते हैं। अब खबर आगरा से है, जहां थाना मंडोला पुलिस और एंटी नारकोटिक्स फोर्स सर्विलांस को बड़ी सफलता मिली है। सर्विलांस टीम ने अवैध पदार्थ की तस्करी करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों के पास से 190 किलो गांजा भी बरामद किया गया है, जिनकी कीमत लगभग 90 से 95 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही जिन कारों में गांजे की तस्करी की जाती थी, पुलिस ने उन 2 कारों को भी जब्त कर लिया है। थाना मंडोला, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स आगरा और सर्विलांस सेल कमिश्नरेट आगरा, इन तीनों की संयुक्त टीम के द्वारा एक गांजे की बड़ी खेप को पकड़ा गया है और इसमें कुल 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। 190 किलो गांजा बरामद हुआ है। इसके साथ साथ 2 गाड़ियां हैं, 4 पहिया स्विफ्ट और इटियोस, इसमें ये गांजा कैरी हो रहा था। पूछताछ में जो सामने आया है, इसमें जगदलपुर छत्तीसगढ़ से लेकर ये लोग आगरा में डिलीवरी करने ला रहे थे और आगरा में ही एक व्यक्ति है जिसने जो इसको रिसीव करने वाला था, उसको भी वांछित किया गया मुकदमे में। कुल 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसमें मुख्य अभियुक्त के ऊपर 5 मुकदमे हैं, इसका आपराधिक इतिहास है। रुक करते हैं अगली खबर का। खबर औरैया से है, जहां वर्तमान सभासद की गुंडई सामने आई है। बता दें कि बिजली घर के अंदर घुसकर कर्मचारी के साथ मारपीट और सरकारी दस्तावेज फाड़ने का इस दौरान वर्तमान सभासद पर आरोप भी लगा है, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया। इसके साथ पुलिस और विद्युत कर्मी की तहरीर पर मामला दर्ज कर मामले की जाँच में जुट गई है। फेस गया हुआ था, एक सूचना आई थी फेस की, उसके से 2-3 मिनट ही हुए होंगे, इतने में इनका भाई साहब का फ़ोन आया कि जो है सप्लाई बंद कर दो पूरी टाउन सेकेंड। किसका? राजवीर यादव। कौन है ये सभासद है यहाँ के। इनका फ़ोन आया कि ये चुंगी पे ही है इनका। इनका फ़ोन आया कि जो है सप्लाई बंद कर दो। हमने से पूछा भाई क्या आग वाग लगी है क्या कहीं? तो बोले आग नहीं, जो है सप्लाई बंद कर दो, फेस जो है गया हुआ है। कहा ठीक है तभी हम बनवा रहे हैं, गोविंद वहाँ पहुँचने वाला है, गोविंद लाइन में। तो बोले कि नहीं कि सप्लाई बंद कर दो। भाई हमने सप्लाई बंद कर दी। इतने में जो है लाइनमैन हमारा यहाँ पर लाइनमैन 2 थे, एक टाउन सेकंड का भी था, एक टाउन फर्स्ट के थे, सुरेश लाइनमैन फर्स्ट के थे और सेकंड के जो है रिंकू लाइनमैन थे, लक्ष्मण। तो उनका जय साहब का फ़ोन आ गया। जय साहब को उन्होंने बताया कि जो है सर ऐसे उन्होंने पूछा कि सप्लाई क्यों बंद हुई, तो बताया कि वो राजवीर यादव ने बंद कराई है। तो जय साहब ने राजवीर यादव को फ़ोन किया। इतने में वो वहाँ से यहाँ चले आए कि किसने जय साहब को फ़ोन किया कि गाली गलौज के लिए। यहाँ आके जो है रिंकू को थप्पड़ मार दी। ये नुकसान ये कर दिया लोगों का। कल रात लगभग 10 बजे दिव्यापुर रोड पर कखौतू पावर हाउस में कनेक्शन जोड़ने को लेकर के बिजली कर्मी एवं अन्य लोगों से मारपीट की घटना हुई थी, जिसकी सूचना पर तत्काल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। बिजली कर्मियों के तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है।
खबर चंदौली से है, जहां अलीनगर थाना पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया है और दोनों चोर चोरी के सामानों को ग्राहकों को बेचने की फिराक में थे। गिरफ्तार चोरों की निशानदेही और गिरफ्तारी के समय बरामद सामान की कुल कीमत 20 से 25 लाख के बीच बताई गई है। फिलहाल गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ थाना अलीनगर और मुगल सराय में दर्ज मामलों के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।